So very good morning, beta. So betu, as you know, we are doing chapter number 12 of your chemistry volume 2. That is organic chemistry, some basic principles and techniques. And in this chapter, we have already discussed about the different topics like functional groups, homologous series, classification of organic compounds, and little bit about the historical approach of organic chemistry. Today we will discuss the most important topic. We are going to start the very important topic of this chapter as well as the whole organic chemistry, and that is nomenclature of organic compounds. इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऑलमोस्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी डिपेंड करती है, ठीक है। बिकॉज सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो होता है नॉमेनक्लेचर, किसी भी चीज की नेमिंग। तो ये वाला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो लेट अस स्टार्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ organic compounds. किसी भी चीज की नेमिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसके बारे में आप सभी को पता ही है। विदाउट नेमिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिना नेम के किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी की आइडेंटिफिकेशन जो है इट बिकम्स डिफिकल्ट एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। हम अपने डे टू डे लाइफ में देख लें तो एवरीथिंग वी यूज दैट हैज पर्टिकुलर नेम एसोसिएटेड विद दैट। इसी तरह से हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, उन सभी के कुछ ना कुछ किसी ना किसी का कोई ना कोई नेम जरूर होता है। तो दैट्स व्हाई द नॉमेनक्लेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स इन केमिकल साइंसेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज टू नेम अ पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड, ठीक। बिना नेम के तो जस्ट वो है कि एक अंधेरे में तीर छोड़ने वाला काम होता है। सो नॉमेनक्लेचर बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, बेसिकली दो सिस्टम जो हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द वन इज ट्राइबल और कॉमन सिस्टम। ट्राइबल और इसको बेटा कॉमन सिस्टम बोल देते हैं, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये एक तरह से जैसे हम लोगों के दो नेम्स होते हैं ना, एक डॉक्यूमेंट्री नेम होता है और एक घर वाला नेम होता है। तो ये घर वाला नेम की तरह है, जैसे हमारा एक कच्चा नाम होता है, होते हैं ना कच्चा नाम पक्का नाम, वो वाला चीज। दैट इज ट्राइबल सिस्टम या कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है, इट इज सिंपल नॉमेनक्लेचर दैट इज बेस्ड अपॉन द ओरिजिन और द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। मीन्स टू से ट्राइबल सिस्टम के लिए या कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नॉमेनक्लेचर है, जो उसका नेम है, वो हम उसके सोर्स के अकॉर्डिंगली, मीन्स जहां से उसको प्रोड्यूस किया गया है या उसकी प्रॉपर्टीज की रिजेम्बलेंस किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, किस पर्टिकुलर केमिकल स्पीशी के साथ उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम जो है वो रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया का जो नेम पड़ा था, दैट इज ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज
that gets matched out with the properties of urine, that is properties of the compound that is formed in mammals urine. तो इस तरह से जो कॉमन सिस्टम ऑफ ट्राइबल सिस्टम जो है, this does not follow any particular rule and regulation. Actually this name gets originated from the type of the organic compound, that is from where that particular organic compound gets isolated. उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहां से आइसोलेट किया गया है, मीन्स ओरिजिन क्या है उसका, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वहां से उसको मिल सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन गैस है, ठीक है. अब मीथेन गैस को हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं, मार्श गैस, MARSCH, मार्श गैस. तो क्यों, बिकॉज दैट गैस बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मार्शी लैंड्स, जो दलदली क्षेत्र होते हैं जहां पे हमेशा पानी की प्रेजेंस रहती है. तो वहां पे जो प्लांट और एनिमल वेस्ट रहता है वो धीरे धीरे करके डिकम्पोज होता रहता है, और वहां से वन ऑफ द जो गैस रिलीज होती है वो मीथेन गैस रिलीज होती है. तो इसका कॉमन नेम मार्श गैस है. इसी तरह से एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड नेम जो प्रोड्यूस हुआ है वो एसिटम से प्रोड्यूस हुआ है, विनेगर, ठीक है. फॉर्मिक एसिड की बात करें, फॉर्मिक एसिड FORMIC, फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिकस से पड़ा है, फॉर्मिकस, दैट मीन्स रेड आंट. तो ये आपके कॉमन नेम्स है जो बेसिकली कहां से प्रोड्यूस किए गए हैं, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड. मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहां से आइसोलेट किया गया है या कहां से ऑब्टेन्ड हुआ है, या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज किस पर्टिकुलर केमिकल स्पीशी के साथ मैच आउट कर रही है या किस पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ मैच आउट कर रही है, वहां से उसका नेम जो है वो आइसोलेट कर लिया गया. ये आपके पास ट्राइबल और कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है विच डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ रूल. और इनिशियली कॉमन सिस्टम ही बेसिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर माना गया था, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्रीज करते गए, ठीक है, नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया गया, वैसे वैसे जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑफ नॉमेनक्लेचर वो ज्यादा इंक्रीज करती गई. मींस इट बिकम्स more and more difficult to name a particular organic compound depending upon the origin or source of that particular compound. So after that there is a need of strong need of a particular systematic nomenclature which gets acceptable all over, as well as which has certain specific rules so that each particular organic compound gets identified separately from each other. ठीक है जी, मीन्स टू से एक ऐसे सिस्टमैटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है जिसकी वजह से हम हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक अलग पहचान दे सके. क्योंकि जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए तो एक ही सोर्स से एक से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होने शुरू हो गए, ठीक है. तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू नॉमेनक्लेट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेम सोर्स, ठीक. तो उस वजह से फिर IUPAC सिस्टम, IUPAC एक सिस्टम है जहां पे जो भी न्यू आइडेंटिफिकेशन डिस्कवरीज होती है वो उनको एक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है, एक्सेप्टेंस जिसको हम बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. तो IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया गया which depends upon the certain specific rules and regulations. बट हम लोगों ने दोनों तरह के नेम्स करने हैं बेटा, ट्राइबल नेम और कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर भी. ये आपको नेम्स लर्न करने पड़ेंगे सभी, ठीक है जी, जिनके भी होते हैं. और IUPAC सिस्टम को तो लर्न करने की, क्रैमिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स. अगर आप रूल्स को अच्छी तरह से कर लेते हो तो वहां पे कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी, ठीक है. तो सबसे पहले हम ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंगली कुछ
कंपाउंड्स के नेम्स वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया यूरिया हो गया, ठीक, एसिटिक एसिड हो गया, क्लियर। इसके अलावा अदर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन, एसिटाइलिन, आइसोब्यूटेन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, एन प्रोपाइल अल्कोहल, एसीटोन, इसके अलावा बेंजामाइड, क्लियर। इसके अलावा एस्टामाइड, बेंजीन, टोल्यूइन, एनिसोल, ठीक है, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उनके कॉमन नेम्स हैं, ठीक। इनके बारे में हम लेटर ऑन जैसे जैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स करेंगे, जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे साइड साइड, ये कॉमन नेम भी वहां पे हो जाएंगे। कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं बेटा जिसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम सेम ही है, देयर इज नो डिफरेंट। मतलब थोड़े से कंपाउंड है जिनके हमें कॉमन नेम्स लर्न करने पड़ेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड ऐसे हैं कि उनको आप इजीली नोमेनक्लेट कर सकते हो विद रेफरेंस टू दैट ऑफ आईयूपीएसी और कॉमन सिस्टम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्राइबल नेम्स के लिए, तो यही था, इसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। मीन्स टू से दीज नेम्स आर प्रोड्यूस्ड with reference to the origin of the organic compound, source of that particular organic compound। इसके लिए आप एग्जांपल्स जैसे यूरिया की एग्जांपल जैसे मैंने बताया ही है, एसिटिक एसिड के केस में आप दे सकते हो, मार्श गैस जो आपके पास मीथेन गैस होती है उसकी एग्जांपल दे सकते हो कॉमन सिस्टम में। इसी तरह से आपके पास आ जाती है फॉर्मिक एसिड आ जाता है, फॉर्मिक एसिड आपके पास HCOOH होता है। कल हम कर रहे थे ना फंक्शन ग्रुप, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर होता है फॉर्मिक एसिड और सेकंड मेंबर होता है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये सेकंड मेंबर है। तो दिस इज, इसका कॉमन नेम है आपका फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड जो है ये कहां से प्रोड्यूस हुआ है? फ्रॉम द वर्ड फॉर्मिकस, ठीक है जी। ये एक लैटिन वर्ड था, लैटिन फॉर्मिकस, ठीक। और फॉर्मिकस मीन्स टू से रेड एंट्स, रेड एंट्स उनमें पाया जाता है, उनका जो स्ट्रिंग रहता है वहां पे ये फॉर्मिकस, फॉर्मिक एसिड जो है वो होता है। इसी तरह से एसिटिक एसिड ये प्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम लैटिन एसिटम, ये कहां से प्रोड्यूस हुआ है? एसिटम, लैटिन वर्ड है बेटा ये भी, लैटिन वर्ड एसिटम, और इट मीन्स टू से विनेगर, इसका मतलब होता है विनेगर, ठीक। इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नोमेनक्लेचर है वो, दैट इज कॉमन नोमेनक्लेचर जिसको हम बोलते हैं, वो हम कर सकते हैं। इसी तरह से मिथाइल अल्कोहल होता है एक, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH। ये अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर मिथाइल अल्कोहल। इसका जो कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल, या फिर वुड स्पिरिट बोलते हैं इसको, वुड स्पिरिट, बिकॉज दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ठीक है जी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं इसको, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ओके। तो ये कॉमन नेम इस तरह से बेटा हम ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह से अदर केसेस में आप लोग जैसे मीथेन को बोल सकते हो, सिट्रिक एसिड को बोल सकते हो, ठीक है, मीथेन को मार्श गैस बोलते हैं, ये आपकी मीथेन गैस होती है, दिस इज आल्सो नोन एज मार्श गैस। ये मार्शी लैंड्स जो होते हैं वहां से ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मार्श में दलदली क्षेत्र जो होते हैं,
इसी तरह से सिट्रिक एसिड की बात कर लो, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक वर्ड सिट्रस से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स, तो वहां पे ये सिट्रिक एसिड जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे के सारे बेटा कॉमन नेम्स हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर भी हम इसी तरह से करते हैं, कॉमन नॉमेनक्लेचर जिसको हम बोलते हैं, ठीक। तो वो साइड बाय साइड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएसी नेम दोनों हम साइड बाय साइड करते रहेंगे, ठीक है जी। जो अब रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले जो नॉमेनक्लेचर है, दैट इज आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर बोलते हैं हम इसको। आईयूपीएसी सिस्टम जो सेकंड सिस्टम है, आईयूपीएसी सिस्टम, आप ये बोल सकते हो कि दिस इज प्योरली अ केमिकल, और कह सकते हो आर्टिफिशियल सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आईयूपीएसी सिस्टम दिया गया है, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द किसके ऊपर, कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है जी, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अल्कोहलिक ग्रुप है या अदर कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स को सेटअप किया गया था, और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक स्पेसिफिक नेम प्रोवाइड करवाया गया है, जिसको बोला जाता है आईयूपीएसी नेम। ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आप 9th-10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो इसके बाद। तो करते हैं रूल स्टार्ट। फिर द वेरी फर्स्ट रूल जो आईयूपीएसी, पहले तो आईयूपीएसी सिस्टम के जो बेसिक पार्ट्स है, आईयूपीएसी सिस्टम को बेटा जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होता है वर्ड रूट, ठीक है जी। सेकंड आपके पास होता है सफिक्स, ठीक, सफिक्स, और थर्ड पार्ट होता है प्रीफिक्स। ये बेसिक 3 पार्ट होते हैं, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सबसे पहले सफिक्स यूज होता है जब हम नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, सफिक्स, पहले सफिक्स होगा, फिर चलेंगे साथ में इसके आ जाएगा वर्ड रूट, और देन उसके बाद चलेगा प्रीफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स, यहां पे प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर आएगा सफिक्स, ऐसे प्रीफिक्स पहले वाला जो यूज होता है, सफिक्स जो बाद में यूज होता है, ठीक है जी। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड रूट की, क्योंकि प्रीफिक्स जो होते हैं ये कुछ केसेस में ही होते हैं, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रीफिक्स यूज नहीं होता, ठीक है जी, कुछ केसेस में यूज होते हैं। जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं वो वर्ड रूट एंड सफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स कुछ केसेस में होते हैं, लेकिन अभी साइड बाय साइड इनको डिस्कस करेंगे। नाउ वर्ड रूट के केस में ये बेसिक नेम होता है, आप इसको यूनिट नेम बोलते हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्ड रूट। ये वर्ड रूट कहां से प्रोड्यूस होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है, दैट इंक्लूड्स द कार्बन एटम इफ देयर इज एनी इन द फंक्शनल ग्रुप as well as the hydrocarbon part which is present along with that of the functional group। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है उसके ऊपर ये वर्ड रूट जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो इसके लिए वर्ड रूट के लिए कुछ सिंबल्स प्रोवाइड करवाए गए थे, कुछ एब्रिविएशंस दी गई थी, और ये जो वर्ड रूट होता है ये पेरेंट चेन को डेवलप करता है। पेरेंट चेन मीन्स टू से द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल। वर्ड रूट क्या प्रोवाइड करवाता है, पेरेंट चेन प्रोवाइड करवाता है, पेरेंट चेन, ठीक है जी। पेरेंट चेन के बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। पेरेंट चेन होती क्या है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, चेन ऑफ कार्बन एटम्स, लॉन्गेस्ट पॉसिबल
continuous chain of carbon atoms including functional group and multiple bonds, including functional groups and multiple bonds. ठीक है जी। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कौन करवाता है? वर्ड रूट प्रोवाइड करवाता है, सारे के सारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो रहती है इस केस में। ठीक है जी। अब चेन के लिए कुछ नंबर रूट्स दिए गए हैं, कुछ स्पेशल वर्ड रूट्स दैट इज बेस्ड अपॉन द कॉमन नेम ऑफ एल्केन्स, एल्केन फैमिली के कॉमन नेम्स, एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस। क्या होते हैं? ये 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स बोला जाता है और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको बोलते हैं एल्कीन और अल्काइंस। ठीक है जी। एल्कीन्स जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है और अल्काइंस जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो इस तरह से हम इनको बताते हैं। तो वर्ड रूट के केस में कुछ यू कैन से सिंबल्स प्रोवाइड करवाए गए थे। ठीक है जी, जिनको हम नंबर रूट्स बोलते हैं, स्पेशल वर्ड रूट्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी चेन लेंथ जो है, अगर एक ही कार्बन एटम की चेन लेंथ है, सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके लिए जो वर्ड रूट यूज होगा वो होगा मिथ, METH। ओके, इसका अगर मान लीजिए सिंपल हमने रिप्रेजेंटेशन करनी है, जो हाँ जिसको हम बोलते हैं कि एब्रीविएशन, तो ME होती है एब्रीविएशन मिथ की, ME। ठीक है जी। C2 के लिए इथ, ETH, और इसकी जो एब्रीविएशन होती है वो ET रहती है, ET। ओके, स्मॉल ET भी लिख सकते हो, स्मॉल ET भी लिखा हो सकता है या कैपिटल ET, इथ रहता है। आगे आपके पास वो जो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा या जो भी है वो उसके अकॉर्डिंग। C3 के लिए होता है प्रोप, C4 के लिए ब्यूट। ठीक है, यहाँ पे एब्रीविएशन BU यूज की जाती है ब्यूट के लिए। ये कुछ एब्रीविएशन है जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो आपको वहां पे दे सकते हैं वो BU, मतलब कार्बन एटम ना शो करके मान लीजिए नेम में अगर लिखना है तो नेम में BU लिख सकते हैं, जब कॉमन नेम लिखना है BU। इसी तरह से C5 के लिए पेंट रहती है, पेंट C5 के लिए। ठीक, इसी तरह से आगे नेक्स्ट C6 के लिए आपके पास हेक्स आ जाती है, हेक्स। ठीक, C6 के लिए हेक्स। यहां पे याद रखना है कि एक वर्ड यूज होता है A साथ में, जैसे हेक्सा, ब्यूटा, पेंटा, A यूज हो सकता है बीच में। ठीक है जी, तो वो रूल के ऊपर डिपेंड करता है जब हम नेक्स्ट करेंगे। हेक्स। C7 के लिए हेप्ट, यहाँ पे भी हेप्टा यूज हो सकता है। ठीक है जी। इसी तरह से 8 के लिए ऑक्ट, ये ऑक्टा यूज हो सकता है। C9 के लिए नॉन, ये नोना यूज हो सकता है, ए साथ में ए वर्ड इंट्रोड्यूस होता रहेगा आगे से आगे। 10 के लिए डेक रहता है, C10 के लिए डेक, DEC। ठीक है जी, डेक का भी हो सकता है डेक। इसी तरह से आपके पास C11 के लिए अनडेक, अनडेक। ठीक है जी, C11 के लिए, और C12 के लिए डू डेक। एंड सो ऑन, इस तरह से हम लिख सकते हैं ये वर्ड रूट्स। आपने तो 7-8 तक ही यूज होते हैं, उसके बाद तो यूज होते ही नहीं है, 7-8 तक ही होते हैं इस केस में।
ठीक है बेटा जी। तो ये आपके पास आ जाता है, ये वर्ड रूट है विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन। याद रखना है कार्बन एटम सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर कार्बन एटम वो भी चेन में इंक्लूड होगा, ठीक है जी। पेरेंट चेन बोलते हैं इसको, जो यहाँ से प्रोड्यूस होती है। ये जो मैं बात कर रहा था, जैसे ए साथ में यूज होते हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं प्रोप से लेकर, प्रोप से आगे प्रोपा, ठीक है, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये सारे के सारे यूज होते हैं। इनके यूज के पीछे जो एक्स्ट्रा ए है पैरेंथेसिस में, जो मतलब यहाँ पे ए की जो यूटिलाइजेशन होती है, ये तब ऐड किया जाता है अगर जो वर्ड रूट है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सोनेंट से अगर यूज हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग वर्ड रूट जो है वो कॉन्सोनेंट है वहां पे, ठीक है जी, तब हम लोग ए का यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स होते हैं ना, उस केस में कॉन्सोनेंट से अगर कोई नेम स्टार्ट हो रहा है तो ए यूज करेंगे साथ में, ये याद रखना है। ये एक तरह से आपके पास प्राइमरी सफिक्स का काम करता है। जो सफिक्स और प्रीफिक्स हमने डिस्कस किए ना, दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। सफिक्स भी एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, जो अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग रूल्स में। तो यहाँ पे जो ए वर्ड है वो तभी यूज होगा, एज अ प्राइमरी सफिक्स यूज होता है कब, व्हेन द नेम ऑफ द वर्ड रूट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट। ओके, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट ये तो हो गया आपके पास वर्ड रूट। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सफिक्स। सफिक्स के केस में सफिक्स जो वर्ड रूट के साथ और राइट साइड के ऊपर जो यूज होता है उसको बोलते हैं सफिक्स। तो इस केस में दो टाइप के सफिक्सेस होते हैं बेटा, टू टाइप्स। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो होता है ये इंडिकेट करता है वेदर द कार्बन चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मीन्स टू से ये प्रोवाइड करवाएगा सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ कार्बन चेन। मीन्स टू से आपका जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, वो प्राइमरी सफिक्स से प्रोड्यूस हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स से आपको पता चल जाएगा। जैसे सैचुरेटेड सिस्टम के केस की अगर बात करें, अगर आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो वहां पे प्राइमरी सफिक्स यूज होगा एन। जैसे प्रोप था, प्रोप हो गया वर्ड रूट, साथ में एन, प्रोपेन, इस तरह से। मतलब सारे के सारे कार्बन एटम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कहने का मतलब सिंगल बॉन्डेड है सारे के सारे। तो एन अगर सैचुरेशन है, अगर आपकी चेन जो है वो सैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड है तो वहां पे दो यूज होंगे, एक इन, ये किसके लिए, फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए, और एक होगा आइन, YNE, आइन, और आइन होगा फॉर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। जैसे ब्यूटाइन, इथाइन, इथाइन मतलब दो कार्बन एटम, ये हो गया इथ, दो कार्बन एटम इथ, साथ में ट्रिपल बॉन्ड है आइन, प्राइमरी सफिक्स यूज हो गया आइन, इथाइन, इस तरह से। तो इनको अच्छी तरह से लिख लेना। प्राइमरी सफिक्स सैचुरेटेड के केस में एन, और अनसैचुरेटेड के केस में इन फॉर डबल बॉन्ड एंड आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी। इसी तरह से जो आपके पास अदर केसेस में हम यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स के केस में, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आते हैं, अगर मान लीजिए डबल और ट्रिपल दो बार है या तीन बार है, मतलब डबल बॉन्ड दो बार आ गया, तो उस केस में जो प्राइमरी सफिक्स रहेगा वो डाईइन, डाईआइन, ट्राईइन, ट्राईआइन, इस तरह से। सफिक्स वही रहेगा इन आइन, लेकिन साथ में लगा जाएगा डाई। जैसे दो बार है तो डाई आ जाएगा, तीन बार है तो ट्राई आ जाएगा। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी सफिक्स को, ठीक है जी।
डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन के ऊपर, क्योंकि 2 कार्बन एटम है तो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा, लेकिन अगर 4 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम की चेन है तो वहां पे एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर 2 डबल बॉन्ड आ गए तो डाई इन लगा देंगे, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो डाई आइन लगा देंगे, इस तरह से। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम है ब्यूट, 4 कार्बन आइटम है ब्यूट इन। ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ गया, मान लीजिए 2 केस में डबल बॉन्ड आ गया इस तरह से, ये आगे, तो ये डाई इन बन जाएगा इस केस में। फिर इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा जी। इसी तरह से नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप की नेचर को बताता है। जो सेकेंडरी सफिक्स है ये फंक्शनल ग्रुप को बताएगा, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो लगेंगे ओल, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप लगा हुआ है तो ओइक एसिड। ठीक है, अगर कीटोन C डबल बॉन्ड O है तो ओन ONE। ठीक है जी। तो पहले वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स। जैसे मान लीजिए आपके पास नेम है, ये है आपके पास CH3 CH2OH, तो इसका नाम वर्ड रूट क्या आ गया, इथ, सारे सिंगल बॉन्डेड है, एन का ई जो है वो रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ जो सेकेंडरी सफिक्स है दैट इज ओल। ये तो एन आपका ये एन आ गया प्राइमरी सफिक्स, ये ओल आ गया सेकेंडरी सफिक्स, इथेनॉल। इस तरह से ये आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स हम इस तरह से यूज करते हैं बेटा। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द नॉमेनक्लेचर इन टर्म्स ऑफ वर्ड रूट, ओके, एंड सफिक्सेस, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के लिए फंक्शनल ग्रुप की पहचान जरूरी होती है। अगर OH ग्रुप लगा है तो ओल, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो ओइक एसिड। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स OH के लिए ओल, COOH के लिए ओइक एसिड। ठीक है, कीटोनिक के लिए ओन, ठीक है, ONE। ठीक है जी। इसी तरह से अमाइड ग्रुप है तो अमाइड लग जाएगा पीछे, नाइट्राइट ग्रुप है तो नाइट्राइट लग जाएगा, नाइट्राइल लग जाएगा अगर नाइट्राइल ग्रुप है। इस तरह से ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्सेस यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो सिंपल नोमेनक्लेचर है यहां तक आपकी कंप्लीट हो जाती है। सिंपल वाली मीन्स जहां पे सिर्फ वर्ड रूट है, ठीक, सैचुरेशन या अनसैचुरेशन होगी, एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। सैचुरेशन अनसैचुरेशन को कौन प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर। तो इसके लिए आप लोगों ने थोड़े से जो नेम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, जहां पे सिर्फ 3 चीजें ही होंगी, एक वर्ड रूट, एक प्राइमरी सफिक्स, एक सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो कर लेनी है, जहां पे ये 3 चीजें जो है वो यूज होंगी। ठीक है बेटो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, इसी का पार्ट ही है, दैट इज प्रीफिक्स कहाँ पे यूज होते हैं, और बाद में सारी चीजें प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। आज के लिए इतना ही काफी है, वर्ड रूट एंड सफिक्स, और सफिक्स आगे 2 टाइप के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो टिल देन इस चीज को अच्छी तरह से आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए बेटा। ठीक है।